क्या आपको पता है रोज हमारे खाने में परोसी जाने वाली गेहूं की रोटी और चावल जिसके बिना भारतीय खाना अधूरा है, वो कभी हमारे खाने का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा नहीं हुआ करती थी। आजादी और ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति के बाद भारतीय भोजन और खेती में किस तरह बदलाव आए और गेहूं चावल की जगह हमारे देश के लोग क्या खाया करते थे, इन सब की इंफॉर्मेशन आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन। एग्रीकल्चर इंडिया का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है क्योंकि भारत की आधी से ज्यादा आबादी रोजगार के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है। इंडियन जीडीपी में एग्रीकल्चर का योगदान 18% तक का है। खेती के लिए उपलब्ध जमीन के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है। हमारे देश में 157 मिलियन हेक्टेयर जमीन खेती के लिए उपलब्ध है। भारत के किसान हर साल 280 मिलियन टन अनाज का उत्पादन करते हैं। इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर कितना बड़ा है। जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो भारत की कुल आबादी थी 35 करोड़, जिसमें से 90% लोग देश के 6 लाख गांव में रहते थे और ये सब खेती से जुड़े हुए थे। भारत में मिलेट्स यानी ज्वार, बाजरा आदि फसलें बड़े पैमाने में उगाई जाती थी। मिलेट्स का हिस्सा उस वक्त इंडियन एग्रीकल्चर में 40% तक का था, जो कि चावल और गेहूं से कहीं ज्यादा था। देश के आधे से ज्यादा हिस्सों में मिलेट्स की अलग अलग फसलें उगाई जाती थी और लोगों के खाने का इम्पोर्टेंट हिस्सा मिलेट्स हुआ करती थी, जिसे आज के इंडिया में गरीब का खाना कहा जाता है और जो अब जानवरों का चारा बन चुकी है। उस वक्त भारतीय किसान बिना किसी टेक्नोलॉजी और मशीनरी के किसानी करते थे। किसानों के मुख्य उपकरण हल, बैल, बैलगाड़ी आदि थे। फसलों की पैदावार किसान और उसके जानवरों के दमखम पर डिपेंड करती थी। किसान छोटी छोटी जमीन पर किसानी करते थे और फसलों को काटने के बाद जमीन को अपने न्यूट्रिशन वापस लाने के लिए खेतों को कुछ दिनों के लिए खाली छोड़ देते थे। पर उस समय उगाया हुआ अनाज भारतीय जनसंख्या के हिसाब से काफी कम था, जिसकी वजह से 1960 के दशक में भारत को भूखमरी और अकाल से गुजरना पड़ा था। साथ ही इंडियन एग्रीकल्चर का इंडियन इंडस्ट्री में योगदान न के बराबर था। 1962 में चाइना और 1965 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध और 1965-66 में आए सूखे की वजह से इंडिया में अनाज की भीषण कमी थी, जिसकी वजह से इंडिया को अनाज आपूर्ति के लिए यूएसए और दूसरी कंट्रीज से अनाज इंपोर्ट करवाना पड़ता था। यूएसए आया हुआ गेहूं बहुत ही खराब क्वालिटी का था, जिसकी वजह से भारत ने अनाज के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता को खत्म करने का फैसला लिया और भारत में शुरुआत हुई ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति की। ग्रीन रिवॉल्यूशन में भारत ने महान साइंटिस्ट एमएस स्वामीनाथन की मदद से भारतीय किसानों को हाई यील्डिंग यानी ज्यादा पैदावार वाली हाइब्रिड बीज खरीदने के लिए कहा। साथ ही किसानों को ज्यादा पैदावार के लिए खेतों में पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर यूज करने के लिए कहा गया, जिससे इंडियन केमिकल इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिला। वहीं किसानों को नई टेक्नोलॉजी जैसे ट्रैक्टर, मशीनरीज और सिंचाई के नए तरीकों के बारे में भी बताया गया। इंडियन गवर्नमेंट ने भी एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाई और किसानों को फसलों के लिए बैंक से लोन लेने की व्यवस्था बनाना शुरू की। वहीं किसानों को इलेक्ट्रिसिटी, पानी जैसे खर्चों में भी सरकार ने सब्सिडी देना शुरू की। एग्रीकल्चर सेक्टर में लाए गए इन रिफॉर्म की वजह से भारत 1980 तक न सिर्फ अपनी आबादी के लिए भरपूर अनाज उगाने वाला देश बन गया, बल्कि अब भारत अपना अनाज दूसरे देश को भी एक्सपोर्ट करता है। पर हरित क्रांति की वजह से देश में जहां गेहूं और चावल की फसल 2 से 3 गुना हो गई, तो मिलेट क्रॉप्स की पैदावार घटते चली गई। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के यूज से जमीन की उपजाऊ शक्ति भी कम हुई। भारतीय किसानों को पेस्टिसाइड्स का यूज करना है ये तो बताया गया, पर कितना यूज करना है ये नहीं बताया गया। वहीं गेहूं और चावल को उगाने के लिए ज्यादा पानी लगता है, जिसकी वजह से भारत में ग्राउंड वाटर लेवल गिरता जा रहा है और इंडिया में पानी की कमी शुरू से ही रही है। भारतीय राज्य जैसे हरियाणा और पंजाब को हरित क्रांति से ज्यादा फायदा हुआ।
क्योंकि यहाँ के किसान दूसरे राज्यों के किसानों से ज्यादा अमीर थे, जिससे वे मशीनरी खरीद पाए। भारत के पिछड़े राज्यों के छोटे छोटे किसानों को हरित क्रांति से ज्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास मशीनरी खरीदने के पैसे नहीं थे और इंडियन बैंकिंग सिस्टम की पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों में थी ही नहीं। भारत की कई पारंपरिक फसलों की उपज कम होती गई और आज वे सभी फसलें विलुप्त हो चुकी है। मिलेट्स में गेहूं से ज्यादा विटामिन्स और माइक्रोन्यूट्रिशंस होते हैं। वहीं मिलेट्स में ग्लूटीन कम होता है। मिलेट्स की फसल में पानी कम लगता है और ये खराब से खराब मौसम में भी उग जाती है। वहीं गेहूं की फसल में पानी ज्यादा लगता है और मौसम के हिसाब से गेहूं की गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है। मिलेट्स को उगाने के लिए पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का यूज नहीं करना पड़ता है, वहीं गेहूं में इनका यूज होता है। भारत में 1960 के पहले मिलेट क्रॉप्स जैसे बाजरा, ज्वार, रागी आदि खाई जाती थी, पर हरित क्रांति के बाद इनकी जगह पॉलिश चावल और गेहूं के आटे ने ले ली। पर इसका मतलब ये नहीं कि गेहूं और चावल खाना हमारे लिए खराब है। प्रॉब्लम ये है कि देश में हमारी सरकार ने सिर्फ 2 ही फसलों की उपज पर ज्यादा ध्यान दिया, जिसकी वजह से हमारी थाली से और भी कई पौष्टिक चीजें गायब होती चली गई। गेहूं और चावल दोनों ही पौष्टिक है, पर इनमें कुछ न्यूट्रिशंस कम है जो हमें किसी और खाने जैसे मिलेट से लेने की जरूरत है। हम गेहूं और चावल को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि भारत को अनाज की कमी से बचाने और इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने में गेहूं और चावल की अहम भूमिका रही है। जरूरत हमें हमारे खाने में विविधता लाने की है और सरकार को मिलेट की फसल को प्रमोट करने की, जिससे लोगों के खाने और हेल्थ में बैलेंस बना रहे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।